सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जो कि हमारी यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की जो कि सभी ब्रांचों में लगभग सेम है, उसकी क्लासेस चल रही थी। पार्ट 1 वीडियो हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जाके आप देख लीजिए। चैनल पर यहाँ पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, जो कि आपको पार्ट 1 उसमें लिखा हुआ है। तुरंत क्लिक करके देखिए। जो भी मैंने बताया है सब कुछ पहले चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ज़रूर से आप यहाँ पर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि जैसे कि आपके यहाँ पर कॉलेज में बताया जा रहा होगा कि अब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर निरंतर कोई भी क्लास यहाँ पर लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराने में असमर्थ है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर कोई भी अध्यापक अपने कोई भी यहाँ पर सही तरीके से आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता है। तो आप सिंपली यहाँ पर जिस भी चैनल पे आपको मिलता है कंटेंट, जरूर से आप लगातार उसके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कि इस बार लगता है कि आप प्रमोट नहीं होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बीटीयूपी की तरफ से, जो कि आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया गया था कि आपकी जो क्लासेज हैं वो 12 अप्रैल से स्टार्ट कर दी गई हैं, जो कि यहाँ पर 4 अगस्त लगभग कुछ तक यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपको कंटेंट मिलता है, ज़रूर से आप उस पर एक एक निरंतर प्रयास के साथ आप लग जाइए, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मान लीजिए आप अभी प्रमोट के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपका एग्जाम करा दिया जाएगा तो आप कुछ भी तैयार नहीं किए होंगे तो क्या लिखेंगे पेपर में। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लीज़ आप जहां भी यहां पर देखते हैं जो भी कंटेंट, आप जल्दी से उस पर निरंतर बने रहिए। इसलिए मैं यहाँ पर आपको रोज़ाना यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने यहाँ पर अप्लाइड मैथ की भी कुछ क्लासेस प्रोवाइड की हैं, जो कि अब से आपको निरंतर उसकी भी आगे क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करिए कि आप एक कापी और पेन लेके सिंपली बैठ जाइए, और जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ प्लीज़ यार नोट कर लीजिए, और वही आप याद कर लीजिए। 110% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ज़रूर से आपके क्वेश्चन पेपर में, जो कि आपका सेकेंड सेमेस्टर में होने वाला है, ज़रूर से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर इसमें से मिल ही जाएगा। और आपको मैं यहाँ पर बुक्स भी प्रोवाइड करने का प्रयास निरंतर करता रहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी ही यहाँ पर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ मैं। तो आपको ज़रूर से ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से ज्वाइन करके ज़रूर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप यार एक स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत से हम यहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप हमारी वीडियोज़ को सफल कर सकते हैं। बस एक आप सिंपली आप एक लाइक कर सकते हैं और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। एक दोस्त के साथ शेयर करना कोई भी ज़्यादा असंभव बात नहीं है। हो सकता है कि आपके दोस्त को हमारे चैनल के बारे में ना पता हो, तो ज़रूर से आप यार व्हाट्सअप ऐसे चलाते रहते हैं, तो आप अगर एक शेयर कर देते हैं तो ज़रूर से आप हमारी हेल्प भी करेंगे और अपनी भी हेल्प निरंतर करते रहेंगे। तो ज़रूर से अगर आपने अभी तक कापी पेन स्टार्ट नहीं किया है लेकर, तो ज़रूर से जाके लेके आइए और पुनः यहाँ पर लिखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसको भी आप नोट कर लीजिए। क्योंकि आप अगर एक नोट्स के रूप में बना लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ज़रूर से इसमें से ही फंस जाएगा। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिस भी आप यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो अप्लाइड फिजिक्स का हो या फिर मैथ का हो या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स का हो। इसके आप बावजूद भी आप अगर दूसरे ब्रांच के हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी क्लासेस स्टार्ट की जाए, तो ज़रूर से आप यहाँ पर बता सकते हैं, आप हमें कमेंट करके। और हाँ दोस्तों, आज की क्लासेस आपको यहाँ पर कुछ अलग टाइम पर प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आपको कल से यहाँ पर 10 बजे रेगुलर यहाँ पर आपको यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोल दिया था आपके यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सभी ने कमेंट्स किया कि हाँ सर 10 बजे। तो अब से आपको 10 बजे ही यहाँ पर क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स की मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, जो कि कल की यहाँ पर वीडियोज़ में पार्ट 1 जो कि था, ये है पार्ट 2। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे 11वां प्रश्न, जो कि आपको हमने बताया था कला के बारे में थोड़ा शॉर्ट रूप में, लेकिन अब हम विस्तार में पढ़ लेंगे कि कला को प्रभावित कीजिए। आखिर कला क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई कण कंपन करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मान लीजिए ये कोई माध्यम है और इसमें कोई कण है। तो जब कोई कण कंपन करता है, मान लीजिए ये कंपन कर रहा है, ये कण है, ये ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है। तो जब कोई कण कंपन करता है, तो कण का साम्य स्थिति से विस्थापन, साम्य स्थिति से विस्थापन मतलब कि अपनी जो पहली की स्थिति थी उससे यह विस्थापित कर गया इतनी दूर, मतलब कंपन करते हुए या इतनी दूर चला गया। तो अपनी साम्य स्थिति से विस्थापन तथा गति की दिशा आवर्त रूप से, गति की दिशा आवर्त रूप से बदलती रहती है।
जब कोई कण कंपन करेगा, ये आप जानते हैं कि कोई भी मनुष्य हो चाहे कण, वो कण है, अगर आप भी यहाँ पर मान लीजिए गति करेंगे थोड़ी देर, तो आप अपनी साम्य स्थिति से परिवर्तन बदल देंगे कि नहीं अपनी स्थिति। मान लीजिए आप कहीं और थे, साइकिल से आप मान लीजिए आपने गति किया, तो यहाँ से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तो आप यहाँ पर बढ़ ही जाएंगे। तो इस तरीके से कण भी जो अगर यहाँ पर कंपन करेगा तो अपने साम्य स्थिति विस्थापन करेगा तथा गति की दिशा में आवर्त रूप में, मतलब कि निरंतर वह अपने स्थिति को बदलता रहेगा। जिस राशि के द्वारा किसी क्षण कण के विस्थापन तथा गति की दिशा को व्यक्त करते हैं, जो ये कण है, इस जिस राशि के द्वारा, मान लीजिए सबकी भौतिक राशि होती है, इसलिए इसी प्रकार कण की भी एक भौतिक राशि, जिस राशि के द्वारा कण की जो यहाँ पर विस्थापन है और ये साम्य स्थित है, गति की जो दिशा को व्यक्त करा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कण की, उसी ही कण की हम कला कहते हैं। तो जब कोई कण कंपन करता है तो कण का साम्य स्थिति से विस्थापन तथा गति की दिशा में आवर्त रूप में बदलती रहती है। तो जिस राशि के द्वारा हम कण की विस्थापन तथा गति की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा कला कहलाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 या 2 नंबर में जरूर से पूछा जाएगा, आप जरूर से इसे याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो कि एक सिद्धांत है, जो कि है अध्यारोपण का सिद्धांत। आखिर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? तो यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, किसी माध्यम में 2 अथवा अधिक प्रगामी तरंगे जो एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए, तो किसी माध्यम में 2 अथवा अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं, अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या है कि जब कोई 2 अथवा अधिक प्रगामी तरंगे मतलब कि तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना यहाँ पर प्रभावित किए, मान लीजिए ये 2 कोई तरंगे हैं, तो एक साथ चलती हैं प्रगामी तरंगे, लेकिन इस दोनों यहाँ पर एक दूसरे की गति को विरोध नहीं करती हैं, बस यहाँ पर कोई भी प्रभावित नहीं करती हैं, बस निरंतर चलती रहती हैं। अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन, जो उसका परिणामी विस्थापन है, वो तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के, तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत कई बार पूछा गया है, तो जरूर से आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर अध्यारोपण सिद्धांत आपको पूछा जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो कि क्वेश्चन हमारा है कि सरल आवर्त गति की परिभाषा लिखिए। आखिर सरल आवर्त गति क्या होता है? तो जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलनी गति करता है, तो इस गति को हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। कण तो है लेकिन यह सरल रेखा में दोलनी गति करता है, सरल रेखा में लेकिन इस तरीके से गति करता है। तो आप जानते हैं कि जब कोई यहाँ पर तरंगे चलती हैं तो इस तरीके से चलती हैं, लेकिन ये किस में चलती हैं, ये सरल रेखा में चलती हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से इनका जो ये है, ये सरल रेखा में चलती है, लेकिन क्या कर रही हैं, ये दोलन कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से दोलन कर रही हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलनी गति करता है, सरल रेखा में तो चलता ही है लेकिन वह दोलनी गति करता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, सरल गति कहते हैं, जो कि है स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति। तो स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्प्रिंग होती है, तो इसमें कोई द्रव्यमान यहाँ पर लटका दिया जाएगा, तो इसी तरीके से ये गति करेगा। यह क्या कहलाएगा, सरल आवर्ती गति कहलाएगा, या फिर सरल लोलक का दोलन। सरल लोलक जो कि आपने पढ़ा था, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक लटका दिया जाता है और यहाँ पर इस तरीके से ये कंपन करता रहता है निरंतर। तो यही क्या कहलाएगा, आपका सरल आवर्त गति। अब सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या होती हैं? तो सरल आवर्त गति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला जो कि है, सरल आवर्त गति में विस्थापन के धनात्मक मान के लिए त्वरण का मान धनात्मक होता है। तो अगर यहाँ पर विस्थापन धनात्मक है तो इसमें त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा, तथा विस्थापन के ऋणात्मक मान के लिए त्वरण ऋणात्मक होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर विस्थापन धनात्मक है तो त्वरण का मान धनात्मक होगा, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि अगर विस्थापन ऋणात्मक है तो लेकिन तब भी यहाँ पर त्वरण जो कि होगा क्या आपका, ये धनात्मक होगा। अतः त्वरण की दिशा विस्थापन की दिशा के सदैव विपरीत होती है। मान लीजिए अगर विस्थापन इस साइड चल रहा है, विस्थापन इस साइड हो रहा है, तो त्वरण क्या होगा, इस साइड होगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो जो यहाँ पर त्वरण की दिशा है वो विस्थापन की दिशा के क्या है, निरंतर विपरीत है। अगला यहाँ पर कारण जो कि है, यहाँ पर दूसरा जो कि है विशेषता इसकी, कि कण का कोणीय संवेग जो कि ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, स्थिर रहे तो त्वरण के विस्थापन के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर यहाँ पर कोणीय संवेग स्थिर रहे, मतलब कि ये बदले ना, तो उसका यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो क्या, उसके समानुपाती होगा, जो कि त्वरण के समानुपाती होगा। अगर कोणीय संवेग नहीं बदलेगा तो यहाँ पर विस्थापन के समानुपाती होगा। अगर चलिए देखते हैं जो कि है यहाँ पर तीसरा जो कि है, इसमें लगने वाले प्रत्यानयन, तो इसमें लगने वाला प्रत्यानयन बल जो कि होता है, दिशा सदैव विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि त्वरण जो कि इसके विपरीत होता था, इसी प्रकार अगर आप जानते हैं अगर त्वरण किसी भी यहाँ पर राशि के विपरीत है तो उसका बल भी उसके विपरीत ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि जो बल होता है, बल का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अगर मान लीजिए द्रव्यमान सेम है तो बल भी यहाँ पर क्या होगा, त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर द्रव्यमान को निहित कर दिया जाए तो F इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पर अगर त्वरण यहाँ पर अगर विपरीत है किसी भी राशि के, तो यहाँ पर बल भी उसके विपरीत ही होगा। इसलिए यहाँ पर इसमें लगने वाला प्रत्यानयन बल जो कि दिशा उसकी है वो विस्थापन के सदैव विपरीत थी। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर सरलावर्त गति में विस्थापन जो कि अगर धनात्मक था तो त्वरण भी धनात्मक होता था, लेकिन अगर विस्थापन ऋणात्मक होता था तो जो त्वरण था तब भी वह धनात्मक ही होता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्वरण की दिशा जो कि विस्थापन की दिशा के सदैव विपरीत होती है। तो ये है सरल आवर्त गति की विशेषताएं, जो कि आप याद कर लीजिए। कई बार ये पूछा गया है कि सरल आवर्त गति की आखिर विशेषताएं क्या होती हैं, साथ ही साथ सरल आवर्त गति भी क्या होती है। तो दोनों के परिभाषा सहित और आप यहाँ पर विस्थापन सहित एक नोट्स में जरूर से आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि एक बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा हो तो उसका आवर्त काल क्या होगा। अब अगर इसका यहाँ पर एक मुक्त रूप से, मतलब इसमें कोई भी यहाँ पर ना ही है, इसमें ये स्प्रिंग में बंधा हुआ है ना भी है धागा में बंधा हुआ है, तो एक गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल इसका अनंत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई भी बाधाएं नहीं लगी हुई हैं। जब किसी यहाँ पर लोलक में मान लीजिए वह स्प्रिंग से बंधा होता है, इस तरीके से स्प्रिंग से बंधा होता है या फिर ये धागे से बंधा होता है, तब उसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो कि इस तरीके से 2 पाई और √L/g के रूप में होता है। लेकिन अब वह स्वतंत्र है, मतलब उसमें कुछ भी लगा नहीं हुआ है, अब वह ऊपर से गिर रहा है तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो अनंत होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह निरंतर क्या होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, निरंतर क्या होगा, बदलता जाएगा। तो वह निरंतर बदलता जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसमें लगने वाला वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे जो कि है ट्रांसवर्स वेव्स तथा अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो कि उदाहरण सहित इसका आपको यहाँ पर लिखना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है 5 से 6 नंबर में, या जरूर से यहाँ पर 5 नंबर में तो ये पूछा जाता है। तो इसे जरूर से आप अच्छे तरीके से आप इसे तैयार कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर पूरी वीडियोज़ को लास्ट तक देखते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर वीडियोज़ को स्किप करके देखते जाते हैं, तो उनको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, बस वो एक मनोरंजन के रूप में वीडियोज़ को देखते चले जाएंगे और बाद में जब वो एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप यार पूरी वीडियोस देखे करिए, बस आपको यहाँ पर पढ़ ही लेना, यहाँ पर पूरी ज़्यादा उचित नहीं है, बस आप यहाँ पर अगर समझ लेते हैं इसे, जिस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया तो बाद में भी आप इसे आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ज़रा भी आपको यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ज़रूर से आप यहाँ पर स्किप मत करा करिए, पूरी वीडियोज़ को देखा करिए, कुछ ना कुछ आप सीख कर ही जाएंगे। आपका डाटा जो कि बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है अगर आप हमारी वीडियोज़ को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको बता ही जाता है। ऐसे नहीं है कि बस यहाँ पर बकवास कर दिया जाता है और आप यहाँ पर चले जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ समझा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं जो कि है हमारा पहला, जो कि हम देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे जो कि ट्रांसवर्स वेव्स जो कि क्या होती हैं, जब यहाँ पर इसका परिभाषा आखिर क्या होता है। चलिए हम यहाँ पर इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने के कारण माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, माध्यम के कण जो कि यहाँ पर लंबवत इस तरीके से कंपन करते हैं, इस तरीके से, मतलब कि आप समझ रहे हैं इसका क्या होता है। ये यहाँ पर इस तरीके से ये गति कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई कण है और ये अपने माध्यम के लंबवत, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये निरंतर क्या कर रहा है, ये लंबवत गति कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये निरंतर लंबवत अगर गति कर रहा है, कोई भी कण अपने माध्य स्थित अपने माध्यम से लंबवत गति कर रहा है और तरंग मतलब इसी दिशा में निरंतर चल रहा है, मतलब दिशा बदल नहीं रहा है और इसी दिशा में चल रहा है, लेकिन ये गति कैसे कर रहा है, ये लंबवत गति कर रहा है। तो अगर कोई भी कण यहाँ पर लंबवत गति करेगा और उसी दिशा में निरंतर गति करता रहेगा और कंपन करता रहेगा, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कह देंगे। इस प्रकार की जो हमारी तरंगे होंगी, जो तरंगे इस तरीके से गति करेंगी, ये इस तरीके की जो भी तरंगे गति करेंगी, ये हमारी तरंगे कौन सी तरंगे होंगी, ये अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। तो अब इसके उदाहरण के बारे में बात करें कि जब हम रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर दूसरे सिरे को ऊपर नीचे हिलाते हैं, तो रस्सी में उसकी लंबाई की दिशा में जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, लंबाई की दिशा में जो बढ़ती हुई गति दिखाई देती है, वो हमें रस्सी के चाक पर निशान अगर लगा दें, उसे ध्यान से देखें तो निशान अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे अर्थात रस्सी की लंबाई के लंबवत गति करता रहता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ यहाँ पर होती हैं, जो कि हमारी अनुप्रस्थ तरंगे ही कहलाती हैं। मान लीजिए ये रस्सी जो कि आपकी जो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रस्सी को एक कील से बांध दिया और ये इस प्रकार से रस्सी थी, लेकिन जब हमने इसे यहाँ पर गति कराया, तो जब आपने इसे इस तरीके से हिलाया होगा तो ये इस तरीके से गति करता होगा अपने माध्य स्थित। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी ये लंबवत है, यहाँ पर भी ये लंबवत है। तो माध्य स्थित आपका क्या है, ये है। तो माध्य स्थित के ये इस तरीके से ऊपर नीचे, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे जा रहा है। तो ये ऐसी तरंगे जो माध्य स्थित के लंबवत गति करती हैं, ऊपर नीचे निरंतर अपनी दिशा में बढ़ती रहती हैं। जो भी यहाँ पर तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे। अगर आपको यहाँ पर उदाहरण की बात करें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किसी कील से बंधी हुई रस्सी जब आप इसे यहाँ पर घुमाते हैं तो ये इस तरीके से गति करना प्रारंभ करती है, और यही गति आपकी क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और यही तरंगे जो कि माध्य स्थित से ऊपर नीचे लंबवत गति करती रहती हैं निरंतर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर आपको अनुप्रस्थ तरंगे की परिभाषा लिखा जाए तो वे तरंगे का शॉर्ट में बात करें तो वे तरंगे जो अपनी माध्य स्थित के ऊपर नीचे लंबवत गति करते रहती हैं, वही आपकी क्या कहलाती हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। उदाहरण जो कि किसी माध्यम से बंधा हुआ रस्सी की गति जब हम उसे हिलाते हैं। अगला चलिए देखते हैं जो कि हमारा अनुदैर्ध्य तरंगे। आखिर अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, तो जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो कि होती हैं, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं, तो उस प्रकार की तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। मतलब इसमें जो तरंग जो कि गति कर कण जो कि गति कर रहे हैं वो समांतर, मतलब इसी ऐसे ही गति कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच की दूरी लगातार समान रहेगी, ये एकदम समांतर करेंगे, ना ही ये लंबवत करेंगे ना ही ऊपर नीचे जाएंगे, बस ये समांतर इस तरीके से। अगर मान लीजिए ये ऊपर गति कर रहे हैं माध्यम के, तो ऊपर ही ऐसे समांतर चले जाएंगे, नीचे गति कर रहे हैं तो ये नीचे ही ऐसे समांतर चले जाएंगे, इसमें कोई भी ज़्यादा हलचल नहीं होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तथा गैसों में संचरित हो सकती हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट जरूर से याद कर सकते हैं, ये बहुविकल्पी में कई बार क्वेश्चंस में पूछा भी गया कि अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में गति कर सकती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, ध्वनि तरंगे, ध्वनि में, या फिर आपको गैस में भी ऑप्शन दिया सकता है, या फिर दोनों ऑप्शन दिया सकता है कि ध्वनि तथा गैस में। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्वनि तथा गैस दोनों में ये अनुदैर्ध्य तरंगे गति कर सकती हैं। चलिए देखते हैं जो कि आपका ये उदाहरण है कि एक सर्पिल स्प्रिंग के नीचे जो कि सिरे को एक दीवार से बांध कर दूसरे को हाथ से पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग की लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगती है तथा स्प्रिंग में विक्षोभ आगे बढ़ता दिखाई देता है। जो आप यहाँ मान लीजिए ये स्प्रिंग है, किसी माध्यम से आपने इसे बांध दिया है, तो जब आप इसे खींचते हैं तो ये झन जैसे कुछ आवाज़ आपको दिखाई देती है और ये इस तरीके से गति करता है। तो यही जो गति है आपकी क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। और तथा स्प्रिंग में विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है, आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो इसे हिलता रहता है वो आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। इस प्रकार का विक्षोभ क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य तरंग को प्रदर्शित करता है। यदि किसी क्षण स्प्रिंग की लंबाई को एक साथ ध्यान से देखें तो कुछ स्थानों पर स्प्रिंग की कुंडलियां सामान्य अवस्था की अपेक्षा पास तथा कुछ स्थानों पर दूर दूर दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप देखें तो कुछ स्थानों पर स्प्रिंग की कुंडलियां जो इस तरीके से लगी होती हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके से पास एकदम पास आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ स्थान पर दिखाई देती है, यहाँ पर कुछ स्थान पर आपको इसी तरीके से दूर दूर दिखाई देंगी।
तो यहाँ पर जिन स्थान पर कुंडलीय पास पास होती हैं वही हम क्या कहलाते हैं, उन्हें संपीड़न कहते हैं। संपीड़न ये पूछा जाता है कि संपीड़न क्या होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग में कण द्वारा जो कि स्प्रिंग को जब हम घुमाते हैं तो वहां पर जहां पर कुंडलियां पास पास होती हैं वो क्या कहलाती हैं, संपीड़न कहलाती हैं। संपीड़न इस तरीके से जहां पर पास पास होती हैं वो कंप्रेशन मतलब कि संपीड़न कहलाती हैं। तथा जिन स्थानों पर कुंडलियां दूर दूर होती हैं उन्हें हम क्या कहलाते हैं, विरलन कहते हैं। इस तरीके से जहां पर दूर दूर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। तो आप इस जरूर इसे याद करिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है कि संपीड़न और विरलन में अंतर क्या होता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे में जब हम स्प्रिंग को खींच कर छोड़ देते हैं तो वहां पर जहां पर कुंडलियां पास पास होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। और जहां पर दूर दूर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। तो संपीड़न तथा विरलन में ये अवस्थाएं स्प्रिंग की लंबाई की दिशा में बढ़ती रहती हैं। इस तरीके से कुछ स्थान पर यहाँ पर संपीड़न होगा तो कुछ स्थान पर क्या होगा, विरलन होगा। अब आगे देखते हैं जो कि है अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यमों ठोस द्रव तथा गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। गैस में उत्पन्न तरंगे सदैव अनुदैर्घ्य तरंगे ही होती हैं। द्रव में अनुदैर्घ्य तरंगे द्रव के भीतर ही संचरित होती हैं। इसे आप देख सकते हैं जब आप किसी तालाब में आप कोई भी यहाँ पर कंकड़ फेंकते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर हलचल होता होगा, पानी में दिखाई देता होगा। वो कौन सी तरंगे होती हैं, वे यही तरंगे होती हैं जो कि द्रव में संचरित होती दिखाई देती हैं। वे आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे ही होती हैं। चलिए देखते हैं जो कि हैं उनके पृष्ठों पर नहीं ध्वनि तरंगे ही अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो आगे देखते हैं जो कि यहाँ पे आपका यहाँ पर कालांतर के लिए व्यंजक आपको यहाँ पर प्राप्त करने के लिए कई बार आपको ये पूछा जाता है कि कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए कालांतर के लिए हम यहाँ पर व्यंजन प्राप्त कर लेते हैं। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा मानना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। तो जरूर से आप इसे ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना किसी कण के सरल आवर्त प्रगामी तरंगे का धनात्मक दिशा जो कि आपकी है यक्स दिशा में चल रही है, यक्स दिशा में वह चल रही है, धनात्मक दिशा जो कि यक्स में चल रही है। मूल बिंदु से यक्स दूरी पर स्थित माध्यम के कण का किसी समय टी पर विस्थापन निम्नलिखित होता है। तो ये आप पहले याद कर लीजिए कि यहाँ पर यक्स समय में टी विस्थापन पर क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रेकेट में टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। अब इस समीकरण में यक्स का कोणांक क्या है, 2 पाई टी बाई कैपिटल टी और माइनस में यक्स बाई लैम्डा है। यह इस कण की जिसकी स्थिति यक्स है समय टी पर कला जो कि यहाँ पर फाई है, अतः कला अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए अगर यह इस कण की जो कि स्थिति यक्स मान लिया जाए, अगर इसमें यहाँ पर यक्स स्थिति है और इसकी जो कला है इतना जो कि पूरा यहाँ पर कला मान लिया जाए और इसको क्या मान लिया जाए, फाई मान लिया जाए। तो कला इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये इतना पूरा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं जो कि है माना किसी की समय टी पर दो कणों की कलाएं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर कला जो कि मान लिया है फाई। अब यहाँ पर समय टी पर अगर कला हम अलग अलग माने, मान लीजिए x1 विस्थापन पर कला जो कि आपका यहाँ फाई 1 है और यहाँ पर x2 विस्थापन पर जो कि कला जो कि आपका यहाँ पर क्या है फाई 2 है। तो फाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने माना है यक्स स्थिति पर फाई माना है तो फाई 1 पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में टी अपान कैपिटल टी माइनस x1 अपान लैम्डा हो जाएगा। अब फाई 2 पर क्या हो जाएगा, फाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में टी बाई कैपिटल टी माइनस x2 का अपान लैम्डा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर फाई 1 माइनस फाई 2 करें यहाँ पर हमें डेल्टा फाई मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम यहाँ पर थोड़ा इसे यहाँ पर ओपन करके देखेंगे तो 2 पाई इसमें कॉमन है, हम यहाँ पर 2 पाई कॉमन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से बच जाएगा टी अपान कैपिटल टी माइनस x1 अपान क्या लैम्डा। अब यहाँ पर फिर आगे क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने 2 पाई को बाहर कर लिया है, यहाँ पर 2 पाई बाहर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टी अपान कैपिटल टी माइनस x1 अपान लैम्डा। माइनस है यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी अपान कैपिटल टी, यहाँ से हो जाएगा प्लस में क्योंकि माइनस अंदर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x2 अपान लैम्डा हो जाएगा। ये से प्लस में है ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई ब्रैकेट में मिल जाएगा हमें x1 अपान लैम्डा और प्लस में x2 अपान लैम्डा। तो आप जानते हैं कि एलसीएम सेम है इसका, यहाँ पर जो कि हर यहाँ पर समान है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा और x1 प्लस x2, यहाँ से यही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर अगर हम इसे लिखें यहाँ पर लैम्डा जो कि आपका यहाँ पर बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई और अपान में लैम्डा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये माइनस में था, ये हो जाएगा x2
पहले आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1, क्योंकि हमने यहाँ पर फाइव वन से में से घटाया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, 5 2 कर दिया, चलिए यहाँ पर प्लस आ गया था। लेकिन हमने अगर 5 1 यहाँ पर माइनस 5 2 करना होगा तो अब हमें यहाँ पर मिलेगा 2 पाई/लैम्डा, जो कि यहाँ पर बाहर हो जाएगा। 2 पाई/लैम्डा आप जानते हैं, यहाँ से लैम्डा हो जाएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा जो कि आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 5 1 माइनस 5 2, और यहाँ पर बच जाएगा 2 पाई/लैम्डा, ब्रैकेट में x2 माइनस x1 करेंगे तभी तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल्टा x मिल जाएगा। अब बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह उन दो कणों का कालांतर है जिनके बीच की दूरी क्या है, डेल्टा x है। यदि डेल्टा x इज इक्वल टू हम मान लें क्या, लैम्डा हो, तो फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा मान लें, यह भी क्या है, दो कणों के बीच का कालांतर है। अगर इसको हम यहाँ पर लैम्डा मान लेंगे तो हमसे क्या मिल जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा, और गुणे अगर डेल्टा एक्स को लैम्डा मान लिया जाए तो ये लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 पाई मिल जाएगा। अब हम आता माध्यम में ऐसे दो कणों जिनके बीच लैम्डा तरंगदैर्घ्य दूरी हो तो कालांतर 2 पाई होता है, अर्थात वे कंपन की समान कला में होते हैं। तो जिसमें अगर तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और कालांतर 2 पाई है तो वो क्या होंगे, समान कला में होंगे। अतः माना किसी कण की स्थिति x है, समय t1 पर कला फाई 1 है तथा समय t2 पर कला क्या है, फाई 2 है, तब समीकरण 1 से इसे हमने क्या माना है, समीकरण 1 माना है इस वाले को, जो कि फाई इक्वल टू 2 पाई T/T माइनस x/लैम्डा। अब इसे अगर हम यहाँ पर देखें तो फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हमने अभी तक हमने क्या कहा था, यहाँ पर जो कि फाई 1 पर ये था क्या, विस्थापन x1 था, और फाई 2 पर विस्थापन क्या था, x2 था। लेकिन अभी यहाँ पर विस्थापन जो कि स्थित आपकी क्या हो गई है, समान हो गई है, एक्यूरेट हो गई है। अब यहाँ पर क्या बदल रहा है आपका, T1 और T2 बदल रहा है। अब तक यहाँ पर समय आपका समान था, यहाँ पर आप देखिए कि अगर T यहाँ पर समान था, अभी आप यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए टी आपका यहाँ पर समान था, या जो कि आपका विस्थापन बदल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर विस्थापन आपका समान हो गया है, समय आपका यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो अब कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, सेम उसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा माइनस प्लस में, और यहाँ से हमें मिल जाएगा T1/T और माइनस में T2/T। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये फाई 1 में से फाई 2 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा फाई, और यहाँ से टी जो कि कैपिटल टी बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई/T, ब्रैकेट में मिल जाएगा T1 माइनस T2, ये मिल जाएगा। और यहाँ जैसे में माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डेल्टा टी मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई और अपान में टी और इंटू डेल्टा टी। और अगर हम यहाँ पर डेल्टा टी को क्या मान लें, कैपिटल टी मान लें अगर हम, तो ये यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा फाई और इज इक्वल टू 2 पाई/T और इंटू में कैपिटल टी, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा सिंपली। यहाँ से डेल्टा फाई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा क्या, 2 पाई मिल जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा जब हमने यहाँ पर समय को नियत माना था तो हमें क्या मिला था, डेल्टा फाई इज इक्वल टू, तब भी हमें क्या मिला था, 2 पाई मिला था। अब हम यहाँ पर अगर हम विस्थापन को यहाँ पर नियत मान लिए तो हमें तब भी हमें क्या मिला यहाँ पर, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई। अब हम कह सकते हैं क्या था, एक आवर्तकाल के पश्चात कण के कंपन की कला वही हो जाती है जो प्रारंभ में थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः एक आवर्तकाल के पश्चात कंपन के कण के कंपन की कला वही हो जाती है जो यहाँ पर प्रारंभ थी, क्योंकि यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। तो इस तरीके से जब आपको यहाँ पर इस तरीके का कलांतर के बीच का व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जाएगा, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर निगमन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जरूर से यहाँ पर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया है और आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया है। समझ में आया है कि नहीं आया जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप जरूर से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर निरंतर इस तरीके से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, तो ज़रूर से आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जरूर से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरीके की पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।